हेलो बच्चों, फोकस ऑन स्टडी 0.2 आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत करता है। बच्चों, मैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो लेके आपके साथ आया हूँ। इसमें हम निम्नलिखित टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। चलिए देख लेते हैं वो टॉपिक क्या क्या हैं। पहला बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन, तीसरा हमारा है इंडोथर्मिक, फिर है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फिर पाँचवा एक क्वेश्चन पूछा जाता है प्रत्येक साल लगभग, ये कि रिस्पायरेशन कंसिडर एज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन वाई, इसका चर्चा करेंगे हम। अगला रहेगा हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विथ एग्जांपल, ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन हो गया रिडक्शन हो गया दोनों। फिर आता है हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगला देखेंगे हम इफेक्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन आवर एवरीडे लाइफ, जिसका घटना है कोरिजन ऑफ द मेटल्स एंड दूसरा है रेंसिडिटी ऑफ द फूड। तो इन 10 टॉपिक का हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, और इस 10 टॉपिक के साथ इस चैप्टर को हम द एंड करेंगे। तो आइए हमारे साथ अंत तक बने रहिए इस वीडियो में। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला बच्चों हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक प्रकार का ये ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में जुड़ते तो हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, जैसा कि आपको एग्जांपल में दिख रहा होगा। देखिए ये आपका सिंपलर सब्सटेंसेस हुए, ये आपस में जुड़ते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल आपके समक्ष बहुत सारे हैं, आप देख सकते हो। पहला है Mg + O2, ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो MgO बनाते हैं। 2H2 + O2 2H2O जो लिक्विड के रूप में रहता है, C + O2 CO2। इस प्रकार जितना भी आप प्रोडक्ट दे रहे हैं वो क्या है, सारे के सारे सिंगल हैं। बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं। गलती क्या करते हैं कि वह दो या दो से अधिक सब्सटेंस को तो जोड़ते हैं, लेकिन लेक्चर में क्या लिख देते हैं, वो प्रोडक्ट देता है, वो सिंगल प्रोडक्ट देता है। इस चीज़ का विश्लेषण आप जरूर करें। दूसरा हमारा रहेगा डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन। बच्चों डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन जस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा है। इसमें क्या होते हैं कि यह एक सिंगल रिएक्टेंट्स होता है, यह किसी उत्प्रेरक के उपस्थिति में, किसी एजेंट के उपस्थिति में ये क्या होते हैं, टूट जाते हैं और बिखर के छोटे छोटे सिंपलर पार्ट में यह डिवाइड हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। आप देख सकते हो ABC एक आपका सिंगल रिएक्टेंट है, इसे जब हम हीट करते हैं तो यह दो या दो से अधिक सब्सटेंस के पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल है बच्चों, मैं आपको बार बार बता दिया हूँ या बताता हूँ मैं कि कोई भी एग्जाम्पल हो, कोई भी लेक्चर हो, लेक्चर को लिखना जितना इम्पोर्टेंस माना जाता है उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसका रिएक्शन, उसका केमिकल इक्वेशन माना जाता है। इसलिए आप केमिकल इक्वेशन को जरूर याद रखें। कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ देता है राइट एन एग्जाम्पल ऑफ द डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आप रिएक्शन जो आपको बताया जा रहा है, जो इक्वेशन बताया जा रहा है, वो इक्वेशन को आप बढ़िया से देख लें और माइंड में स्टोर कर लें। पहला आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, इसे जब हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड शुष्क बुझा हुआ चूना और CO2 के रूप में बाहर हो जाता है। तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें 2 पार्ट में यह डिवाइड हुआ, यह भी 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, यह आपका 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, यह भी आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो हम देख रहे हैं कि डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है कि टूटकर छोटे छोटे सब्सटेंस में यह बढ़ रहा है। इसे ही हम क्या कहते हैं, डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अगला बच्चों हमारा है इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है बच्चों, जैसा कि साफ लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि दोज केमिकल रिएक्शन इन विच द हीट और एनर्जी, फोकस कीजिएगा यहाँ पे, हीट और एनर्जी आर एब्जॉर्ब्ड बाय द सब्सटेंसेस इज नॉन एज द इंडोथर्मिक रिएक्शन। बच्चों इंडोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें सब्सटेंस, जो उसमें रिएक्टेंट्स हैं, जो रिएक्टेंट्स में प्रेजेंट सब्सटेंस है, वह क्या करता है, हीट और एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वह रिएक्शन देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं।
जैसा कि यहाँ पे है कैल्शियम कार्बोनेट, यह हीट को एब्जॉर्ब करता है तब यह सिंपलर पार्ट में टूट जाता है। आपका AgCl2 सनलाइट है, ये भी सनलाइट से एनर्जी को यहाँ एब्जॉर्ब करता है और AgCl2 के रूप में टूट जाता है। इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। सिल्वर कलर का जो लॉकेट पहनते हैं, जब वो सनलाइट के संपर्क में आता है तो उसके ऊपर काला काला धब्बा हो जाता है वो कुछ दिनों के बाद। ऐसा क्यों होता है? तो यही रिएक्शन के कारण होता है। नेक्स्ट हमारा है फेरस सल्फेट है। जब इसे हम हीट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड में यह परिवर्तित हो जाता है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड, फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड के रूप में यह डिवाइड हो जाता है। तो यह हमारा इंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ, जिसमें हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है, रिलीज नहीं किया जाता है। हमारा एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है बच्चों? दोज केमिकल रिएक्शन इन विच द हीट और एनर्जी आर रिलीजिंग। फोकस कीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या मैं बोल रहा हूँ। द हीट और एनर्जी आर रिलीजिंग बाय द सब्सटेंस। तो केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस का प्रयोग हो रहा है वह सब्सटेंस के जरिए क्या होता है? हीट और एनर्जी रिलीज होते हैं। उसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसमें हीट क्या होता है? रिलीज होता है। आप एग्जांपल में देख रहे होंगे, ये ग्लूकोज है, ये CO2 है। ये हमारा जब ग्लूकोज टूटता है उस वक्त का ये रिएक्शन है। ये हमारा ग्लूकोज का है केमिकल फार्मूला। ये हमारा ऑक्सीजन है। ये जब हम भोजन खाते हैं तो ग्लूकोज में यह परिवर्तित हो जाता है और चेंज होने के बाद जब हम वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन लेने के बाद यह हमारे पेट में रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के बाद यह एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। इसलिए यह एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर भी आता है। पहले दूसरा हमारा CO2 है। CO2 जब दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो हीट रिलीज करता है। फिर आपका कैल्शियम ऑक्साइड है और H2O है। जब इसे आपस में पानी में भिगोते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तब यह हीट अधिक मात्रा में रिलीज करता है। यह हुआ एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल। अक्सर बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैंने अभी आपको बताया एक्सोथर्मिक क्या होता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है एनर्जी या हीट का रिलीजिंग होना, निकलना, कहलाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलिए देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहा जाता है रिस्पायरेशन को। तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें रिस्पायरेशन समझना पड़ेगा। यह रिस्पायरेशन होता क्या है? तो मैं बता दूं आपको कि रिस्पायरेशन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। रिस्पायरेशन होता है गैसों का आदान प्रदान। रिस्पायरेशन का मतलब क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान। जो हम वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिस्पायरेशन कहते हैं। तो रिस्पायरेशन बोल रहा है कि रिस्पायरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। रिस्पायरेशन इज एन exothermic process because when we eat food, the after digestion the food converted into glucose, and during the respirations the oxygen reacts with the glucose and produced energy during the process। बोल रहा है कि रिस्पायरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम भोजन खाते हैं उसके बाद यह डाइजेस्टिव होता है और डाइजेस्टिव होने के बाद यह जो फूड है हमारा पेट में जो जाता है वह कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, जिसका रासायनिक फार्मूला ए हुआ। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। यह रासायनिक केमिकल फार्मूला में चेंज हो जाता है। अब क्या होता है? ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन ऑक्सीजन रिजेक्ट्स विद द ग्लूकोज। अब यह हमारे पेट में है। अब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन इसके साथ कॉम्बाइन करता है, इसके साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। उसी एनर्जी का हम लोग प्रयोग चलने फिरने दौड़ने में करते हैं। ये आपका हुआ रिस्पायरेशन रिएक्शन। रिस्पायरेशन को कंसिडर क्यों किया जाता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि रिस्पायरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों करते हैं। इसका यह रिएक्शन हुआ जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा। What are the chemical reaction in which one element take place of the another element in a compound are known as displacement reaction। कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें उपस्थित पहला जो एलिमेंट होता है वह दूसरे एलिमेंट के उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल में। जिंक है प्लस कॉपर सल्फेट का विलयन है। ये जिंक जो है कॉपर को यहाँ से हटा देता है और जिंक इसका स्थान ले लेता है। बच्चों आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर रिएक्शन ऐसा होता क्यों है।
तो बच्चों इसके पीछे काफ़ी सारे काउजेज़ हैं, वो काउजेज़ आपको अभी नहीं जानने, फिर भी मैं बता देता हूँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिंक जो होता है ये कॉपर दोनों मेटल ही हैं, जबकि इनका जो एक लिस्ट होता है रिएक्टिविटी सीरीज, उसमें जिंक जो ये हमारा मैग्नीशियम है, कॉपर सल्फेट का विलयन है, मैग्नीशियम इसे डिस्प्लेसमेंट करके इसे अलग कर देता है। फिर हमारा आयरन है, आयरन भी इसके लिस्ट में इसके लिस्ट में यह ऊपर होता है, इसके कारण इसे यह डिस्प्लेसमेंट करके इसे यह एक्सचेंज कर देता है। तो इसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जो दूसरे कंपाउंड में उपस्थित जो एलिमेंट होता है उसे वह डिस्प्लेसमेंट कर देता है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसा कि लिखा हुआ है कि दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट्स बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। इसमें दो नए कंपाउंड्स तो बनते हैं, लेकिन बनने के जो जरिए होते हैं इसमें क्या होता है, एक्सचेंज होता है। क्या, आयंस का इसमें बदलाव होता है, आदान प्रदान होता है। वो ऐसा क्यों होता है, तो जो नेगेटिव आयन होता है वो पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट करके एक नया कंपाउंड बनाता है, और जो दूसरा नेगेटिव होता है वो दूसरे पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट करके नया कंपाउंड बनाता है, दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जांपल है AgNO3 प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड। जब ये इसके साथ रिएक्शन करता है तो देखिए यहाँ पे इसका जो आयंस होते हैं एक्सचेंज कैसे करते हैं। ये इनका प्लस है, तो जो ये प्लस होता है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करके एक कंपाउंड बनाता है। ये हमारा जो Ag है, सिल्वर जो है क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके यह क्या बनाता है, सिल्वर क्लोराइड बनाता है। और जो हमारा बच गया नाइट्राइड, और ये हमारा सोडियम, ये सोडियम नाइट्राइड के साथ, ये जो प्लस है ये माइनस के साथ रिएक्ट करके हमारा सोडियम नाइट्राइड बनाता है, जो एक नया कंपाउंड बनता है। और इस प्रकार डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। यही सारा कंडीशन, यही सारा यानी आयंस का ही एक्सचेंज होता है, जिसके कारण दो नए प्रोडक्ट्स बनते हैं। यही हमारा कहलाता है डबल डिस्प्लेसमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं तेजी गति से। बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पे, अक्सर पूछा जाता है, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। बच्चों तो देखिए, जब इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब आयरन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो ये FeCl बनाता है और प्लस में H2 गैस ये रिलीज करता है। तो आपको बस ये लिखना है कि हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, क्या बताता है बच्चों। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब सीधा यह होता है कि किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना, किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। अथवा दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं हाइड्रोजन का निकलना, कहाँ से, तो किसी सब्सटेंस से, किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन का निकलना ही ऑक्सीडेशन कहलाता है, या किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। C+O2, इसमें क्या हो रहा है, एक सब्सटेंस है, या तो सब्सटेंस में क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए क्या होगा, यह ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। रिडक्शन क्या होता है बच्चों, तो रिडक्शन का सीधा मतलब यह है कि किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है, अथवा किसी भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन का निकलना, रिमूव होना रिडक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल में स्पष्ट है, यहाँ आपका यहाँ कॉपर ऑक्साइड है प्लस हाइड्रोजन है, इसमें देख रहे हैं आप यहाँ ऑक्सीजन जो है सो यहाँ से क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, तो क्या कहलाएगा, या रिडक्शन कहलाएगा। किसी भी, अभी मैंने क्या बताया, किसी भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन का हटना, रिमूव होना क्या कहलाता है, हमारा रिडक्शन कहलाता है, अथवा हाइड्रोजन का ऐड होना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन जो है सो रिमूव हो रहा है, जबकि हाइड्रोजन जो है दूसरे सब्सटेंस में ऐड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। इसका एग्जांपल हुआ। अब चलिए देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। बोल रहा था केमिकल रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन, गौर कीजिएगा आप यहाँ पे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या होता है, एक ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है, ऑक्यूड टुगेदर इज नॉन एज रेडॉक्स रिएक्शन। एक साथ, ऐसा नहीं कि अलग अलग, एक साथ ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल है कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, देख रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, यहाँ पे हटना हो रहा है और यहाँ पे जुड़ना हो रहा है, तो ये दोनों जो घटनाएं हैं एक साथ घटित हो रही है। और हाइड्रोजन ये दोनों आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो कॉपर
अलग हो जाता है और हमारा जल बनाता है। तो इस रिएक्शन में देख रहे हैं कि दो घटना एक साथ घटित हो रहा है। पहला घटना हमारा क्या है, ऑक्सीजन का हटना। इस सब्सटेंस से ऑक्सीजन हट रहा है, जबकि हाइड्रोजन जो है दूसरे सब्सटेंस के साथ जुड़ रहा है। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की जो दोनों घटनाएं हैं एक साथ घटित होती है जिस केमिकल रिएक्शन में, उसी को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। चलिए आगे तेजी गति से बढ़ते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सीडेशन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडेशन करने के लिए ऑक्सीजन देता है उसी को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का डायरेक्ट मतलब है उस सब्सटेंस से जो ऑक्सीजन देता हो ऑक्सीडेशन करने के लिए, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा हमारा है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का सीधा मतलब उस सब्सटेंस से है जो सब्सटेंस रिडक्शन करने के लिए हाइड्रोजन देता हो, दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग। और हमारा लास्ट टॉपिक बचा बच्चों, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, जिसका पहला है कोरिजन ऑफ द मेटल्स एंड रेंसिडिटी ऑफ फूड। तो चलिए पहला जान लेते हैं कोरिजन ऑफ मेटल्स। बच्चों कोरिजन ऑफ मेटल्स में कोरिजन इज द प्रोसेस इन विच द मेटल्स आर इटेन बाय द ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चराइजर एसिड ऑन द एयर सरफेस। कोरिजन क्या होता है, तो कोरिजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मेटल्स जितने भी सारे होते हैं वह धीरे धीरे घटने लगते हैं, धीरे धीरे वह ग्रेजुअली वह नष्ट होते चले जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ द एयर मॉइस्चराइजर एसिड। उसके सरफेस में जब एयर मॉइस्चराइजर एसिड वगैरह ऐड हो जाता है तो वह धीरे धीरे नष्ट होते चले जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कोरिजन कहते हैं। उसी में एक एग्जांपल है बच्चों, रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल्स इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द कोरिजन। कोरिजन का एक रस्टिंग एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इसमें क्या होता है कि आयरन का मेटल धीरे धीरे वह अपक्षय होने लगता है, उसमें क्या होता है ऑक्सीडेशन की क्रिया होने लगती है, इसके कारण वह अपक्षय हो जाता है। बच्चों अक्सर हम सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि आखिर जब हमारा आयरन यानी कि जब उसमें जंग लग जाता है तो उसका मास घटता है या बढ़ता है। तो अक्सर लोग मतलब सोच में पड़ जाते हैं कि घटता है या बढ़ता है। तो चलिए इस कन्फ्यूज़न को हम दूर करते हैं विद साइंटिफिक कॉज। बोल रहा है कि व्हेन रस्ट फॉर्म्स द मास ऑफ द आयरन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज्ड। बोल रहा है कि जब वह रस्ट होता है, जब हमारा आयरन कोरिजन होकर रस्ट हो जाता है तब क्या होता है, उसका मास बढ़ जाता है। एक बात तो क्लियर हो गया बच्चों कि रस्ट होने पर, कोरिजन होने पर, खासकर आयरन का, जब कोरिजन होता है, जब रस्ट होता है तो उसका मास बढ़ जाता है। यह अक्सर एग्जामिनेशन में एक मार्क्स में पूछता है कि जब आयरन आर्द्र नमी एसिड वगैरह के संपर्क में आता है तो उसका मास घटता है या बढ़ता है, तो उसका मास बच्चों बढ़ता है। अब जानते हैं क्यों बढ़ता है। तो बोल रहा है बाय द मास ऑफ ऑक्सीजन दैट हैज़ कॉम्बाइंड विद द सम ऑफ द आयरन एंड हैंस गेन्स वेट। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि यह वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से कॉम्बाइन हो जाता है, और ऑक्सीजन से जब कॉम्बाइन होता है तो आयरन तो एक सब्सटेंस है ही और दूसरा सब्सटेंस ऑक्सीजन उसमें कॉम्बाइन हो जाता है, मतलब दूसरा सब्सटेंस जुड़ जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जब अकेला सब्सटेंस रहेगा, दूसरे सब्सटेंस उसमें जुड़ते हैं तो वह भारी भरकम हो जाता है, जिसके कारण इसका वेट में गेन हो जाता है और अतः आयरन ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वह इंक्रीज कर जाता है। आयरन हिंदी में इसे विकृत गंधिता कहते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। द प्रोसेस ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स दैट कैन बी इजिली नोटिस्ड बाय द चेंज इन द टेस्ट। एक ऐसा प्रक्रिया होता है, ऑक्सीडेशन का एक ऐसा प्रक्रिया होता है जिसमें ऑयल्स वगैरह जो होते हैं या फैट्स वगैरह जो होते हैं वह आसानी से, वह उसका जो स्मेल होता है, जो उसका गंध होता है, आसानी से पता चल जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। एग्जाम्पल है बच्चों इसका, द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ द बटर चेंज व्हेन केप्ट फॉर लॉन्ग। जब बटर को, मक्खन को लंबे समय तक खुले स्थानों में रख दिया जाता है तो वह स्मेल देने लगता है और उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है। इसका रेंसिडिटी का यह उदाहरण है। रेंसिडिटी को कैसे हम रोक सकते हैं, इससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं, इसका कुछ टॉपिक, कुछ पॉइंट्स हैं
पहला है स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। चिप्स वगैरह जो आते हैं वो टाइट कंटेनर में आते हैं, यही वजह है कि वह विकृत गंधिता नहीं होते हैं, रेंसिडिटी उसमें नहीं पाया जाता है। तो एक उपाय ये हुआ कि उसे हम कहाँ रख सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। दूसरा हमारा स्टोरिंग फूड इन द रेफ्रिजरेटर्स। हम रेफ्रिजरेटर में खाने वाले सामान को रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हैं। दूसरा है एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट बच्चों इसे तोड़ेंगे अगर हम तो होता है एंटीऑक्सीडेंट। तो रेंसिडिटी जो होता है उसका एक ही डायरेक्ट कारण है ऑक्सीडाइज्ड होना। वह ऑक्सीडाइज्ड होता है तभी वह रेंसिडिटी होता है। तो अगर एंटीऑक्सीडेंट्स को अगर हम लेंगे तो वह रेंसिडिटी से हमें बचाएगा। चौथा हमारा स्टोरिंग फूड इन एन इन्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन। जहाँ नाइट्रोजन होती है उस इन्वायरमेंट में अगर हम फूड को रखेंगे तो वह रेंसिडिटी नहीं करेगा। यह देख लेते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं। बच्चों एंटीऑक्सीडेंट्स आर दैट कंपाउंड विच इनहिबिट द ऑक्सीडेशन। जो ऑक्सीडेशन को क्या करता हो, बाधित करता हो, उसी को हम क्या कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। एग्जाम्पल है बच्चों हमारे पास विटामिन सी हो गया, विटामिन ई हो गया, सेलेनियम हो गया, कैरोटीनॉइड्स हो गया, बेटा कैरोनाइड्स हो गया, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं एंटीऑक्सीडेंट के। तो बच्चों हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर यहीं एंड होता है। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।